हेलो दोस्तों, फिनिक्स रिसर्च सर्कल में आप लोग का स्वागत है। तो हम लोग का जो एनसीईआरटी का सीरीज चल रहा था उसमें हम लोग बात कर रहे थे एटम्स और मॉलिक्यूल्स के बारे में। ठीक है। इससे पहले हम लोग ये व्हाट इज एटम्स, ये एक टॉपिक, और व्हाट इज मॉलिक्यूल, ये दोनों टॉपिक हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम लोग देखेंगे लॉ ऑफ केमिकल कंपोजिशन। ठीक है। तो लॉ ऑफ केमिकल कंपोजिशन क्या होता है? तो आप लोग को पढ़ाए थे एक फिजिकल केमिकल चेंज, इसमें केमिकल चेंज के बारे में आपको बात किए थे। केमिकल चेंज जो है केमिकल रिएक्शन ही होता है। ठीक है। मतलब रासायनिक अभिक्रिया, रासायनिक परिवर्तन क्या है? एक तरह का रासायनिक अभिक्रिया ही है। बगैर रासायनिक अभिक्रिया के रासायनिक परिवर्तन नहीं हो सकता है। विदाउट केमिकल रिएक्शन देर इज नो केमिकल चेंजेस। ठीक है। तो जब केमिकल चेंज होगा तो केमिकल चेंज होने के लिए कोई भी एक सब्सटेंट रहेगा या एक से ज्यादा रहेगा। ए चाहे तो बी में कन्वर्ट हो जाएगा, या ए प्लस बी मिलके सी में कन्वर्ट हो जाएगा। तो जो भी सब्सटेंट या रिएक्टेंट, रिएक्शन के बाएं तरफ वाले को रिएक्टेंट कहते हैं और दाएं तरफ वाले को प्रोडक्ट कहते हैं। तो जो भी रिएक्टेंट होगा वह रिएक्ट करके क्या बनाएगा? एक प्रोडक्ट, एक न्यू प्रोडक्ट बनाएगा। ठीक है। तो ये जो रिएक्शन किस तरह से होगा, इसके लिए कुछ नियम बनाएंगे। केमिकल रिएक्शन कोई भी कैसे होगा उसके लिए। ठीक है। तो यहाँ पर पढ़ेंगे दो साइंटिस्ट के बारे में, एल लेवोजियर और जे एल प्रॉस्ट। ये दोनों मिलकर जो है केमिकल कॉम्बिनेशन का जो है क्या दिए, रूल दिए, लॉ दिए। ठीक है। उसी के बारे में हम लोग यहाँ पर बात करने वाले हैं। ठीक है। देखिए, एल लेवोजियर जैसे फादर ऑफ केमिस्ट्री भी कहा जाता है, और जे एल प्रॉस्ट, इन दोनों ने मिलकर जो है क्या किया, लेड द फाउंडेशन ऑफ केमिकल साइंसेस बाय एस्टेब्लिशिंग टू इंपॉर्टेंट लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। केमिकल कॉम्बिनेशन, केमिकल कैसे कंबाइन करेगा आपस में, उसके लिए दो लॉ दिए, बेसिक लॉ जो यहाँ पर है। इसके अलावा और है पांच लॉ है, जिसमें तीन लॉ आप लोग ने वो इंटर में पढ़ने का है, अभी उसको नहीं पढ़ना है। तो पांच लॉ में से दो लॉ यहाँ पर पढ़ना है 9th क्लास में आप लोगों को। तो ये जो है पहला लॉ क्या दिया गया, पहला लॉ दिया गया लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, है ना, मतलब द्रव्यमान संरक्षण का नियम एक, और दूसरा लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। तो इसको कहते हैं नियत अनुपात का नियम। ठीक है, कांस्टेंट प्रोपोर्शन। अब इन दोनों के बारे में थोड़ा सा समझेंगे क्या है, और इससे क्या केमिकल कंपोजिशन कॉम्बिनेशन, क्या केमिकल रिएक्शन होता है, उससे इन दोनों कानून नियम से क्या हुआ, क्या फायदा। सबसे पहले बात करेंगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास का। तो इसके अनुसार यह होता है कि लॉ स्टेट्स दैट मास कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन। मतलब जब एक केमिकल रिएक्शन हो रहा है तो इसका मास ना तो क्रिएट होगा नया, अगर ये 50 ग्राम है तो 50 ग्राम ही रहेगा, और ये बन के 50 ग्राम ही इधर भी रहेगा। तो 50 ग्राम जो कहने का मतलब है कि ना इसका मास को क्रिएट, नया क्रिएट करेंगे, जो है सो ही रहेगा, और ना ही इसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं रिएक्शन के बाद। जितना मास रहेगा उतना ही मास इधर भी रहेगा, रिएक्टेंट का जो मास रहेगा उतना ही उसका प्रोडक्ट का भी मास रहेगा। ठीक है। जिसको यहाँ पर एक एग्जांपल से समझाया गया है कि अगर 15 ग्राम इथेन को जो है अगर कंप्लीट कंबसन किया जाए, है ना, 15 ग्राम ऑफ C2H6 ऑन कंप्लीट कंबशन गिव 4.4 ग्राम ऑफ CO2 एंड 2.7 ग्राम ऑफ वाटर, सो दैट रिएक्शन ओबे द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो करता है या ओबे करता है, ये बताइए। तो C2H6 को कंप्लीट कंबशन करना है तो ऑक्सीजन के साथ जलाना है, तो CO2 और H2O हो जाएगा। तो सबसे पहले इसको हम लोग बैलेंस कर लेंगे। बैलेंस करने के बाद बैलेंस ऑफ इक्वेशन वो बाद में आप लोग सीखेंगे। इसमें क्या है, जितना नंबर ऑफ कार्बन लेफ्ट साइड में है उतना ही नंबर ऑफ कार्बन जो है राइट साइड में होना चाहिए, और जितना नंबर ऑफ हाइड्रोजन लेफ्ट साइड में है उतना ही राइट साइड में होगा, और जितना नंबर ऑफ ऑक्सीजन जो है लेफ्ट साइड में उतना ही राइट साइड में होगा। तो यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर शुरू में दो कार्बन था और इस तरफ सिर्फ एक ही कार्बन था। तो अगर यहाँ पर एक, तो पहले से अगर दो दे देंगे तो चार कार्बन हो जाएगा, तो इसी इसके लिए यहाँ पर हमको चार लिखना पड़ा। देखिए चार, चार कार्बन हो गया। लेकिन अब देखिए यहाँ पर चार ऑक्सीजन हो गया और यहाँ पर दो ही ऑक्सीजन था। ठीक है। अब लेकिन उसके लिए हमको पहले जो है ना हाइड्रोजन को कर लेते हैं। पहले देखिए हाइड्रोजन यहाँ पर दो है, यहाँ छः है। तो यहाँ पर हम लोग का हो गया 2 6 12 हाइड्रोजन हो गया। तो यहाँ पर हमको क्या करना पड़ेगा, 6 लेना पड़ेगा हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए। तो यहाँ पर 12 हो गया। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 4 दूना 8 और 6 एकम 6, 8 और 6 14 ऑक्सीजन हो गया यहाँ पर। तो इसके लिए हमको यहाँ पर ऑक्सीजन दो ही था, तो यहाँ पर हम लोग 7 लिख दिए। तो यहाँ पर ये ऑक्सीजन का नंबर भी क्या हो जाएगा, बैलेंस हो गया। अब इसका नंबर ऑफ मोल्स और मोलर मास के थ्रू जो है इनका जो है हम लोग जो है मास निकालेंगे। तो देखिए सबका जो दोनों तरफ का जो मास होगा ना वो क्या हो जाएगा, बिल्कुल बराबर निकलेगा।
तो देखिए यहाँ पर ये जो ऊपर का जो स्टेटमेंट है, ये कि ना ही मास को क्रिएट किया जा सकता है, ना ही उसको डिस्ट्रॉय किया जा सकता है एक केमिकल रिएक्शन में। तो ये जो क्वेश्चन जो है, इसके इससे हम लोग प्रूफ करेंगे कि ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को जो ओबे करता है या नहीं करता। तो देखिए यहाँ पर हम लोग को ये वाला नहीं दिया हुआ, ये अभी कैलकुलेट करके निकाला गया है, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर देखिए बोला गया कि 1.5 ग्राम है इथेन, और यह कंप्लीट कंबशन के बाद 4.4 ग्राम जो है कार्बन डाइऑक्साइड और 2.7 ग्राम वाटर देता है। मतलब टोटल जो है 7 4 11 4 2 6 एंड 7 7.1 ग्राम जो है टोटल जो है ये है। तो ये जो 7.1 ग्राम है, तो रिएक्टेंट जो भी है इसका भी वेट जो है 7.1 ही ग्राम होगा टोटल, इसलिए कंजर्वेशन ऑफ मास इसी का कहते हैं कि रिएक्टेंट का जितना वेट होगा टोटल, उतना ही जो है किसका हो जाएगा वेट, प्रोडक्ट का। तो 7.1 में अगर 1.5 ग्राम माइनस कर देंगे, तो हम लोग को ऑक्सीजन का वेट पता चल जाएगा कितना है। तो है 11 में 5 अगर घटा देंगे तो 6 बच जाएगा, 6 में घटा देंगे तो 5, तो 5.6 ग्राम। ये हम लोग ऐसे कैलकुलेट करके निकाल लिए, ठीक है। अब इसको हमको करना है प्रूफ। तो कैसे करेंगे देखिए, सबसे पहले नंबर ऑफ मोल्स निकाल लेंगे किसका, इथेन का, C2H6 का। तो इसका गिवन मास कितना है, वन, नंबर ऑफ मोल्स इक्वल होता है गिवन मास बाय मोलर। तो गिवन मास 1.5 ग्राम, और इसका मोलर मास होता है कार्बन का 24 हो गया और हाइड्रोजन का 6, 24 36, 1.5/30 इक्वल टू, तो इसका 0.05 मोल हो गया। तो इतना मोल कंबाइन करने के लिए इसको कितना जरूरत पड़ता है, 7 मोल ऑक्सीजन का जरूरत पड़ता है, ठीक है। तो 0.05, ठीक है, यानी कि सॉरी, 1/20 ग्राम C2H2 को जलाने के लिए कितना ग्राम ऑक्सीजन की जरूरत पड़ेगा, तो 7/2 हो जाएगा ये, यहाँ से 7/2 इंटू 1/20, ठीक है। तो इस तरह से कैलकुलेट करेंगे तो 7/40 मोल ऑफ ऑक्सीजन आ जाएगा, ठीक है। इतना मोल हम लोग को ऑक्सीजन की जरूरत पड़ेगा। तो अब जो है हम लोग को देखना है कि अब ऑक्सीजन का हम लोग कैलकुलेट करेंगे, ऑक्सीजन का। तो नंबर ऑफ मोल्स कितना हो जाएगा, मास बाय गिवन मास बाय मोलर मास। तो नंबर ऑफ मोल्स कितना निकालें हम लोग, 7/40, और मास इसका दिया हुआ है कितना, 2.8, सॉरी वो नहीं दिया हुआ, और इसका मोलर मास हमको पता है ऑक्सीजन का, 16 दूना 32 हो जाएगा। तो 7/40, तो अब यहाँ पर हमको मास निकालना है, तो मास इक्वल टू हो जाएगा देखिए 7 × 32/40, ठीक है। तो इसको अगर कैलकुलेट करेंगे तो फिर हम लोग का निकल जाएगा 4×2 = 40, 4×8 = 32, 2 × 4 = 8, 2 × 5 = 10, 7 × 4 = 28/5। अब इसको डिवाइड करेंगे तो 5.6 ग्राम जो है मास जो है ऑक्सीजन का आ जाएगा, जो हम लोग यहाँ पर कैलकुलेट करके शुरू में ही निकाले थे। वेट देखिए यहाँ पर ये वाला, तो 5.6 ग्राम ऑक्सीजन जो है हम लोग को जरूरत पड़ेगा मास के हिसाब से। तो इसको कहते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, ठीक है। इस तरह से निकालेंगे, बस हम लोग को ये फार्मूला सिर्फ याद रखने का है, ये वाला, ये जो नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं दूसरा जो इसका नियम है, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन या लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन, या इसको जो है नियत अनुपात या निश्चित अनुपात का नियम भी कहते हैं, ठीक है। अब देखिए पहला लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास जो है ना, ये दिया गया था एल लेवोजियर के द्वारा, ठीक है। जबकि दूसरा वाला जो है यह दिया गया था किसके द्वारा, J.L. राउस्ट के द्वारा, ठीक है। अब ये क्या कहता है, ये कहता है कि एक निश्चित अनुपात में ही कोई दो एटम या एलिमेंट मिल के जो है किसी एक जो है कंपाउंड का या जो है प्रोडक्ट का निर्माण करते हैं, ठीक है, एक निश्चित अनुपात में। ये यूनिवर्सल स्टेटमेंट है। जैसे क्या कहता है कि दिस लॉ इज स्टेटेड बाय प्राउस्ट एज इन अ केमिकल सब्सटेंस, ए केमिकल रिएक्शन द एलिमेंट्स आर ऑलवेज प्रेजेंट इन डिफरेंट प्रोपोर्शन बाय मास। मास के आधार पर उसमें जो डिफिनेट प्रोपोर्शन में जो है वो मिक्स होकर जो है एक प्रोडक्ट का निर्माण करेंगे केमिकल रिएक्शन में, इस तरह से। जैसे अगर देखिए
हाइड्रोजन और वाटर H2O का अगर लेते हैं सी वाटर में या रेन वाटर में H2O का, या H2O का लेते हैं टैप वाटर में, तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो है वह किसी भी तरह रहेगा तो 1:8 का रेशियो में ही हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिल के जो है वाटर का फॉर्मेशन करेगा हमेशा। उसी तरह से अगर अमोनिया को देखेंगे NH3, ठीक है, तो ये 3:14 का रेशियो में जो है, सॉरी उल्टा लिख दिया, 14:3 का रेशियो में ही मिल के जो है इसका जो है निर्माण होगा। ठीक है, तो ये जो है कुछ एग्जाम्पल हो गया इसका, हाँ, किस रेशियो में कौन जो है मिलता है और क्या कंपाउंड बनाता है। ठीक है, उम्मीद करते हैं ये दोनों लाभ आपको समझ में आया होगा, और इसका एप्लीकेशन जो है ये जो है अगले क्लास में या उच्च क्लास में 11 12 में इसको और डिटेल से आप लोग पढ़िएगा। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा, और आप लोग वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।